इतिहास की श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए अब हम जो आरंभ कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसका हम कैसे अध्ययन करेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला काल है सल्तनत काल और दूसरा काल जो हमारा है वो मुगल काल है। तो पूरे मिडाइवल हिस्ट्री को हमने दो पार्टों में अध्ययन करेंगे, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल कौन सा काल है? सल्तनत काल वह है जब वो शासक का जो मुखिया है वो सुल्तान है, यानी जो राजत्व का जो सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो क्या है? हमारी सुल्तान है। और मुगल काल में ये स्थिति बदल जाएगी, मुगल काल में जो सर्वोच्च पद हो जाएगा वो बादशाह हो जाएगा। तो मुगल काल हमारा अलग है और सल्तनत काल अलग है। अब देखो 1206 से लेकर के 1526 तक ये हमारा सल्तनत काल का पीरियड है और मुगल काल का पीरियड कब है? 1526 से लेकर के 1858 तक है ईस्वी, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये जो डिवाइडेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 1526 से, ठीक। और इस 1526 में है पानीपत का युद्ध। पानीपत का पहला जो युद्ध है 1526 में हुआ और जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया बाबर ने और मुगल वंश की स्थापना कर दी है, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो पानीपत का जो युद्ध है, कौन सा? पानीपत का जो युद्ध है ये सल्तनत काल और मुगल काल के बीच में एक रेखा है, काल विभाजन की एक रेखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पानीपत के युद्ध ने क्या किया? सल्तनत काल को तो खत्म किया और मुगल काल को आरंभ किया है। अब सल्तनत काल में भी हमारे कौन से वंश हैं? तो सल्तनत काल में हमारे सबसे पहले गुलाम वंश हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में आपका आया खिलजी वंश, तीसरा आया तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और जो अंतिम है वो है आपका लोदी वंश। इस तरह से इतिहास के ये भी क्रम पूछ लेता है, वंशावलियों वंशों का क्रम पूछ सकता है। तो पहला मैंने कौन सा बताया आपको? पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे आपका जो आएगा वो तुगलक वंश आएगा, चौथे नंबर पे आएगा सैयद वंश और जो अंतिम आएगा वो है आपका लोधी वंश है। इस तरह से हमने देखा ये 1206 से लेकर के 1526 तक है। आज जो हमारा अध्ययन करेंगे हम करेंगे गुलाम वंश का। तो जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश नाम से है कि यहाँ का जो शासक होगा वो किसी न किसी के अधीन रहा होगा, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। और इस गुलाम वंश का जो शासन है वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक है। कितना है? 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक है। अब इसको अन्य नाम, इसके इस वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इस जो गुलाम वंश है इसको अन्य कौन कौन से इसके नाम है? दास वंश, ममलूक वंश, इलवरी वंश और या आरंभिक तुर्क भी कहा जाता है। तो इसको अन्य नाम है आरंभिक तुर्क, आरंभिक तुर्क भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है इलवरी वंश, दास वंश और ममलूक वंश। ममलूक वंश भी इसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल शब्दावलियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए अब इस जो पूरे जो गुलाम वंश है इसमें टोटल जो शासक हुए वो आपके 11 शासक हुए और 11 शासक में मात्र 3 ऐसे लोग थे जो कि आपके गुलाम थे। तो केवल 11 शासक में 3 शासक अगर गुलाम होंगे तो क्या उसे गुलाम वंश कहना उचित है? तो ये भी क्वेश्चन उठा, क्या उसे गुलाम वंश कहना चाहिए? तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कहा जो इतिहासकार हबीबुल्लाह हैं उन्होंने कहा कि 11 में से केवल 3 शासक
कौन सा? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इस वंश का संस्थापक है, दूसरा इल्तुतमिश, और तीसरा जो इसमें गुलाम है वो है बलवन। और ये केवल 3 हैं जो गुलाम हैं। इस आधार पर हबीबुल्लाह जी ने कहा कि नहीं, इसे हम क्या कहेंगे? ममलूक वंश कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ममलूक वंश कहेंगे। इस ममलूक का अर्थ क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलामों का वंश। यानी जो स्वतंत्र माता पिता से तो जन्म लिए थे, लेकिन बाद में उनको बेच दिया गया और उन्होंने अपना एक शासन स्थापित कर लिया। ऐसे लोगों को ममलूक कहा जाता है। और ये ममलूक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस भाषा का शब्द है? ममलूक है तो क्या है? अरबी भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कौन कौन से शासक थे, तो ये पूछ लेता है कि शासक का क्रम पूछ लेगा आपको। तो आपको इसके पूरे 11 जो शासक हैं उसका क्रम याद होना चाहिए। पहला कौन है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो है वो है आराम शाह। आराम शाह के बाद गद्दी पर जो बैठे हैं वो है इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश, इसे गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो है रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। और उसके बाद में बैठेंगी हमारी पहली महिला सुल्तान रजिया। जो भारत की पहली महिला सुल्तान है वो है रजिया। छठवें नंबर पर जो बैठेंगे वो बैठेंगे बहराम शाह, क्योंकि तुर्क अमीरों ने रजिया को हटा दिया था और उनके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। सातवां जो बैठेंगे वो अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। और आठवां जो शासक है वो है नसरुद्दीन महमूद। मैं देखिए जब लिख दे रहा हूं आपको, आराम से आप भी लिखिए, इसे पढ़िए, नसरुद्दीन महमूद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के बाद में जो गद्दी पर बैठे हैं वो है बलवन, फिर कैकुवाद, और अंतिम शासक हैं वो है कैमुर्स। ये 9वां, 10वां और 11वां शासक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। पहला कौन बताया? पहला मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर मैंने बताया आराम शाह। आराम शाह के बाद में गद्दी पर बैठा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में बैठेंगी रजिया। रजिया के बाद बहराम शाह। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, बलवन, फिर मिलेंगे कैकुबाद और कैमुर्स। पहला शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है और अंतिम शासक है कैमुर्स। किसी भी वंश का पहला और अंतिम शासक भी महत्वपूर्ण होता है। अब इनके शासन का क्रम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 बैठे। आराम शाह 1210, 1211 से लेकर के 1236, ये सब ईसवी में है, ये 1236। फिर रजिया 1236 से लेकर के 1240। बहराम शाह 1241 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246। महमूद 1246 से लेकर के 1266 बैठे हैं। और उसके बाद है बलवन। बलवन 1266 से लेकर 1287 तक बैठे हैं। कैकुबाद बैठे हैं 1287 से लेकर के 1290, और 1290 में कैमुर्स की हत्या करके जो जलालुद्दीन खिलजी है वो खिलजी वंश की स्थापना करेगा। ये सारे क्रम आपको याद होने चाहिए। तो इसमें देखिए, अब ये देख लेते हैं कि इसमें और क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये जो ऐबक है ये इलवरी वंश का है।
कौन सा है? ये इल्वरी वंश में है। कौन सा? इल्वरी वंश में है, ठीक। और जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश से लेकर के नसरुद्दीन महमूद तक जो शासक है ये शमसी वंश है। कौन सा है? शमसी वंश है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है शमसी वंश का संस्थापक कौन था, तो शमसी वंश का जो पहला शासक है वो आपका इल्तुतमिश हो जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुझे आशा है कि आपने ये क्रम को पढ़ा होगा, इसको बार बार इसको अध्ययन करिएगा और लिख लिख कर कोशिश करिएगा ताकि आपको ये वंशावली, ये क्रम आपको याद रहे। अब हम पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहां पर देखते हैं 1206 से लेकर के 1210, ये जो ऐबक शब्द है, ये ऐबक जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यानी जो ऐबक शब्द है, ऐबक शब्द को हम क्या बोलेंगे? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। 1200, देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये इसकी दो भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है जब वो मोहम्मद गोरी का सहायक होता है, यानी 1192 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, उस युद्ध से लेकर के 1206 जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, यानी इसमें इस जो शासन पीरियड में वो गौरी का सहायक रहा है, गौरी का सहायक रहा। और दूसरा जो है 1206 से लेकर के 1210, इस पीरियड में वो शासक रहा है, यानी उसने भारत में जो शासक की भूमिका निभाई है। मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि कुछ चीज़ें उसने जो स्थापत्य की जो बनाई हैं वो गौरी के शासन के अधीन रहते बनाई हैं। तो इस तरह से आपको दो सेक्शन में फेज में याद करना पड़ेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो भारत में जो इतिहास है वो उसे हम 1192 से लेकर के 1206, यानी उसमें वो गौरी का सहायक रहता है, और 1206 से लेकर के 1210 यानी 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तब वो शासक बैठता है। तब शासन में बैठ करके वो क्या करता है, कौन सी कार्य करता है, इसका अध्ययन हम इस वाले पीरियड में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब ये गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक तो उसकी कौन कौन सी उपाधियां थी। तो सबसे पहले उपाधियों का हम जिक्र कर लेते हैं, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाधियां कौन सी थी? तो देखिए उपाधियां तो एक तो पीलबख्श, लाखबख्श, कुरान खां, तो तीन है, पीलबख्श, लाखबख्श। पील मतलब है जो हाथी है, ठीक है, और लाखबख्श है लाखों का दान करने वाला, और कुरान खां चूंकि इसे कुरान बहुत मधुर और अच्छे स्वर में ये उच्चारित करता था, कुरान का ये हाफिज था, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। अब जब ये गद्दी पर बैठा, कौन? ऐबक। ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, यानी इसने जो सुल्तान है इसकी जो पदवी है वो धारण नहीं की थी। फिर क्या की? इसने दो पदवी धारण की थी, एक थी मलिक और सिपह सालार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश या सल्तनत काल में ऐसा कौन सा सुल्तान था, ऐसा कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, तब उसका आंसर हो जाता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सिपह सालार, ये दो उपाधियां इसने धारण की थी, और ना तो इसने कोई सिक्का चलाया और ना ही खुतबा में, जो एक स्वतंत्र शासक होता था वो अपना खुतबा पढ़वाता था, उसमें उसने अपना नाम भी शामिल नहीं करवाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन सी उपाधियां धारण करता है? मलिक और सिपह सालार की धारण करता है, और वो सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता। वो उसने भारत में ना तो कोई सिक्के चलाए और ना ही उसने खुतबा पढ़वाया। अब जब शासक आ जाएगा तब उसकी एक राजधानी भी होगी, तो इसने जो राजधानी बनाई वो बनाई कौन सी? लाहौर।
कौन सी राजधानी बनाई? लाहौर उसने राजधानी बनाता है। तो ध्यान रखना कि जो गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या है? वो दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता है। कहाँ से चलाता है अपना पूरा शासन? लाहौर से चलाता है। अब इसको देख लेते हैं, इसके जो दरबार में कौन कौन लोग थे। इसके दरबार में एक तो थे हसन निजामी और दूसरे थे फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर, ठीक है। ये दो उस वक्त के मशहूर इतिहासकार मान लीजिए या जानकार जो इस्लामी जो लेखक हैं, ये लोग थे हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर। हसन निजामी ने लिखी ताजुल मासिर किताब, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछी गई है कि ताजुल मासिर किताब किसने लिखी? वो है हसन निजामी ने। और जबकि फक्र ए मुदब्बिर ने दो किताबें लिखी, एक थी आदाब उल हर्ब। कौन सी? आदाब उल हर्ब। और दूसरी थी अल सुजाता। अल सुजाता कौन सी बनाई? अल सुजाता। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर अब देखते हैं स्थापत्य कला में इसने क्या किया। स्थापत्य कला की जब बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने जो भी स्ट्रक्चर जो बनाए हैं वो गौरी के शासन के अधीन बनाए हैं। जब ये खुद भारत के जब ये लाहौर से इसने भारत में शासन चलाया एज ए शासक के रूप में, इसने कोई भी स्ट्रक्चर भारत में नहीं बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसमें एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और ये बनाया इसने अजमेर में। कहाँ बनाया? इसका निर्माण इसने कहाँ किया? अजमेर में किया। तो अजमेर में जो अढ़ाई दिन का, यानी जो 2.5 दिन में बनी थी, तो इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण है, ये जो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा उसने बनाया था, ये एक संस्कृत का एक संस्थान था, महाविद्यालय मान लीजिए, पढ़ाई का स्थान मान लीजिए, जिसका जो स्थापना की थी, यानी अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो विग्रहराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत नाट्यशाला बनाई थी। संस्कृत नाट्यशाला का निर्माण किया था और उसके स्ट्रक्चर को तोड़ करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस नाट्यशाला को तोड़ करके बनाया गया, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा संस्कृत नाट्यशाला, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस नाट्यशाला में एक हरकेली नाटक, जो कि इसके रचयिता भी विग्रहराज चतुर्थ है, तो इन्होंने अपनी इस नाट्यशाला में अपनी जो स्ट्रक्चर है पत्थरों पर क्या किया? इस नाटक को खुदवा दिया था। संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है ये हरकेली नाटक, जिसके लेखक भी विग्रहराज चतुर्थ हैं। आज भी वो नाटक के अवशेष हमारे कहाँ मिलते हैं? अढ़ाई दिन के झोपड़ा में मिल जाते हैं, क्योंकि इसी को नाट्यशाला को तोड़ करके ये बनाया गया था, संस्कृत नाट्यशाला। अगला जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तब यह है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो निर्माण किया गया था वो आपका कहाँ गया? दिल्ली में किया गया था। तो दिल्ली में इसका निर्माण किया। ये भारत में इस्लामी शैली से, किसने? इस्लामी शैली से बनी पहली मस्जिद है। इस्लामी शैली की ये क्या है? पहली मस्जिद है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भारत में सबसे पहले मस्जिद कहाँ बनाई गई, तब उसका आंसर आपका केरल हो जाएगा। ये केरल में जो लोग आते थे, जो अरब के जो व्यापारी आते थे, तो उन्होंने अपने कच्चे स्थान बना करके नमाज अदा करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहली बार कहाँ मस्जिद बनी है, तब उसका आंसर क्या होगा आपका? तब होगा आपका केरल। लेकिन इस्लामी परंपरा से, पूरा जो इस्लामी परंपरा से, और वो भी किसका? जो पक्के स्ट्रक्चर से जो बनाई गई है, वो पहली मस्जिद आपकी कौन सी है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। और सॉरी, अब तीसरी जो स्ट्रक्चर बनाया तो वो बनाई इन्होंने
कुतुब मीनार बनाई नहीं है, इसका निर्माण और इसकी नींव, मतलब जो नींव खुदाई और नींव खोदने के बाद, जैसे ये आपने ज़मीन है तो इसने यहाँ पर अपना किया, ज़मीन के ऊपर तक आ गया था स्ट्रक्चर इनका, लेकिन तभी इनकी क्या है, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। तो कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण आरंभ करवाया था, निर्माण आरंभ करवाया, ध्यान रखिएगा, निर्माण आरंभ करवाया था कुतुब मीनार पे। और ये कुतुब मीनार जो बनाई गई, ध्यान रखना, इनके नाम पर नहीं है, ये उस वक्त के चिश्ती सिलसिले के एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, और इनकी याद में, चिश्ती सिलसिले से थे, इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, और आरंभ करवाया था 1199। तो इस तरह देखना, 1199 वो ईस्वी में, ये क्या है, ये गौरी का एक सहायक के रूप में या उसके सेनानायक है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारी 3 स्ट्रक्चर यहाँ बनवाए। उसके दरबार में हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर 2 लोग थे, जिन्होंने, हसन निजामी ने क्या लिखी थी, ताजुल मासिर लिखी, अल सुजाता फ़क्र मुदब्बिर ने लिखी, और आदाब उल हर्व किसने लिखी, वो भी फ़क्र मुदब्बिर ने लिखी थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये कभी दास्ता से मुक्त हुआ? हाँ, बिल्कुल है। तो जो मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था, जिसका नाम था महमूद, यह भतीजा था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये शासक बना था, और इसने, महमूद ने 1208 में इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। दास्ता से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से कब मुक्त किया गया। 1210 का जो समय है, इसके लिए इसका आखिरी साल है, अंतिम वर्ष है, और ये चौगान खेलते हुए, चौगान ये खेलता घोड़े से, तो चौगान जब खेल रहे थे तो घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इनका जो शासनकाल रहा वो 1206 से लेकर के 1210 है। इसकी गद्दी के बाद में आपको आराम शाह गद्दी पर बैठा, आराम शाह गद्दी पर बैठा, और आराम शाह